जी सर, ये वाला, ये अच्छा फर्स्ट वाला तो मैं सर। जी। अच्छा सर, यहाँ पे इसको पार्ट ए से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि वो समझ आ जाए इसमें बिल्कुल। इन्होंने क्या किया। बिल्कुल इन्होंने लैंप इज रेटेड इतना 12 वोल्ट 36 वाट का हमारे पास एक लैंप है, सही है। तो अच्छा, कैलकुलेट तीन से रेजिस्टेंस, वो तो आप फाइंड कर लोगे, वो तो इजी है रेजिस्टेंस का, सही है। वी स्क्वायर बाय आर से आप फाइंड कर सकते हो। On the axis of figure 6.1, sketch a graph to show the voltage current characteristic of the lamp. Make an appropriate scale for current on the y axis. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने at its working temperature, okay. अच्छा, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करना है, चाहिए कर्व, सिंपल हमने कर्व ड्रॉ स्ट्रेट करना आ जाएगी ना? जी। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी यहाँ आई भी ग्राफ में? जी जी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन लाइन किस तरफ आएगी वो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि आई वी कर्व हमने ड्रॉ करना है। तो हमारे पास आई क्या हो जाएगा, पी बाई वी हो जाएगा। बिल्कुल। तो पी हमारे पास 36 है, और वोल्टेज अभी हमने नहीं लेना। 36 डिवाइड बाय वो क्या आता है, 36 डिवाइड बाय 12, सो इससे 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास, इसको आप लेबल कर लो, फिर 1 2 3 आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट आपके यहाँ पे आ जाएगा, और 6 पे क्या आएगा, वो 6 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपका 36 डिवाइड बाय voltage, so this is 6, so 6 एम्पेयर करंट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सर 1 2 मतलब हम वोल्टेज की कोई भी रैंडम वैल्यू लेके प्लॉट कर सकते हैं? जी, आप वोल्टेज की कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हो, क्योंकि दिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस एंड दिस इज द डिपेंडेंट एक्सिस, ओके। तो यानी ये एक्सिस जो होता है ना, ये डिपेंड करता है इस एक्सिस पे। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन ये एक्सिस पे आप वैल्यू, ये आप एक्सिस आपको वैल्यूज देगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यूज, ओके। सो दिस एक्सिस बिल्कुल। डिपेंड ऑन दिस एक्सिस। तो यहाँ पे अगर ये मेरे पास 0 है, एंड यहाँ पे मेरे पास 6 7 8, अगर ये मेरे पास 6 7.5 है, ये आप इक्वली पे डिवाइड कर लो ना, तो आपका इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आएगा वैसे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा आपका? क्योंकि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। नहीं, यहाँ पे इस तरह है ना, यहाँ पे आपका पावर जो है वो कांस्टेंट है, पावर आपका कांस्टेंट है, और आपका करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज। क्योंकि यहाँ पे मैं पावर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, मैं वोल्टेज को वेरिएबल कर रहा हूँ और करंट को देख रहा हूँ, सही है। सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वोल्टेज। यहाँ पे देख लो, करंट आपका वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ तो करंट आपका डिक्रीज होगा, बट लीनियर हो रहा है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली द लीनियर इक्वेशन, पी इज इक्वल टू आई वी इज द लीनियर इक्वेशन, सही है। अच्छा, अगर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता तो फिर वो वहां पे आपका एक लाइन सीधा स्ट्रेट नहीं आएगा, सही है। वहां पे आपका कुछ कर्व से आएंगे, इस तरह कर्व आएगा या इस तरह कर्व आएगा। सम हीटर्स आर ईच लेबल इतना 230 volt 1 kilowatt. The heaters have constant resistance. Okay, determine the total power dissipation for the heater connected as shown in each of the diagram as shown in figure this. अच्छा, यहाँ पे मुझे 230 and 1 किलो 1000 वाट हीटर्स हैं, सही है। 230 वोल्ट और 1000 watt. This is also 1000 watt and this is 230. अच्छा, ये एक बात आपने जहन में रखना है कि हमारे पास जो पावर होता है ना, अगर मैं जी आपसे सर। पूछ लूं कि रेजिस्टेंस मेरे पास, if two resistor are connected in series, then the total resistance will be equal to the summation of these two वन। resistors, सही है। अच्छा, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आपने अगर टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना तो वो क्या हो जाएंगे, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएंगे, बिल्कुल सर। सही है। ये पैरेलल में है। अच्छा, पावर में हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। पावर में हमारे पास एक दिस पावर कितना डिसिपेट हो रहा है R1 में, यहाँ पे लेट्स से मेरे पास P1 पावर डिसिपेट हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास P2 पावर डिसिपेट हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आपका जो टोटल पावर होगा
दैट्स विल बी इक्वल टू दिस, ओके। यानी पैरेलल की तरह आपने पावर को ट्रीट करना है। आपका जो पावर टोटल होगा दैट्स विल बी इक्वल टू P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख लिया है, ये उससे इक्वेशन ये वहां से आते हैं, शायद आपको पता है कि नहीं, वो 1/PT उससे आप आते हैं से 1/P1 प्लस 1/P2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P1 P2 हो जाएगा, ऊपर आपका P1 प्लस P2 आ जाएगा, सही है। दैट्स इक्वल टू 1/PT। तो इसको आप फ्लिप कर लो, 1/PT विल बिकम इक्वल टू PT। दैट्स विल बिकम, इसको भी फ्लिप करना है, फिर P1 P2 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई P1 प्लस P2, सही है। लाइक अगर आपने पैरेलल में पावर फाइंड कर सॉरी सीरीज में पावर फाइंड करना है तो आपने ये पैरेलल का इक्वेशन यूज करना है, ओके। जिस तरह रेजिस्टर का हम वो यूज करते हैं ना पैरेलल में, उसी तरह का। एक्चुअली ये इक्वेशन आपका वही से आया कि हमारे पास 1 डिवाइड बाई RT जो होता है, जो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो आपको याद है ना वही। जी जी सर, ये तो आती है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आप इस तरह कर लो, ये आपका R1 नीचे आ जाएगा, R2 आ जाएगा, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे R1। ये आपको समझ आ गया? जी सर, ये ठीक हो गया, एलसीएम अच्छा, ले लिया आपने। 1/RT, तो इसको आप फ्लिप कर लो, बिकॉज आई नीड RT, सही है। तो RT आपका फ्लिप आपने इसको कर लिया, सो आप इस यहाँ पे भी या इस तरह कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो यहाँ पे, सही है। सो यू विल गेट R1 R2 आपको ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 आपका नीचे आ जाएगा, सही। जी सर सही है। अच्छा, अगर इस तरह के आपको, ये तो 2 रेजिस्टर थे, अगर आपको 3 रेजिस्टर गिवन है, एक और भी गिवन है आपको यहाँ पे, तो फिर आपने किस तरह इस फार्मूले को यूज करना है, वो आपका फिर RT हो जाएगा। RT विल बी इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, सही। जी सर बिल्कुल। अगर 4 रेजिस्टर आपको गिवन है तो यहाँ पे आप R4 कर दो और यहाँ पे R1 R2 R3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएंगे यहाँ पे, सही है। इससे एक कम हो जाएगा। ये आप इस तरह थोड़ा सा याद कर लो। तो ये आपके लिए बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वो इतना वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपने इस तरह फाइंड करना है 1/R1 प्लस 1/R2, उसको फिर एंड में फ्लिप करना है तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जी आप सर बिल्कुल, ये फार्मूला यूज कर लिया करो। डायरेक्ट याद कर जी। लो। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर आपको सीरीज में गिवन है तो वो तो सिंपल है, वो तो आपने R1 प्लस R2 करना है। लेकिन पावर को क्या करना है, अगर यहाँ पे आपने रेजिस्टर की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो बस आपने जहन में ये रखना है कि हमारे पास जब पावर पैरेलल में होंगे तो आपने पावर को ऐड करना है। लाइक इन दिस केस माई P1 विल बी P, टोटल पावर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इन पैरेलल, तो ये आपने सिंपल ऐड करना है, P1 प्लस P2 करना है, सही है। तो आपका यहाँ पे 2000 वाट आ जाएगी या 2 किलो वाट आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है दिस पावर इज इन सीरीज। यहाँ पे मेरे पास जितने भी दोनों हीटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बस आपने वही फार्मूला यूज करना है कि हमारे पास यहाँ पे सीरीज में, तो आपने फार्मूला टोटल पावर आपको क्या आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू P1 दैट्स विल बी इक्वल टू P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। सो दैट्स विल बी इक्वल टू 1001 होता है, इससे आपका 0.5 आएगा, सही है। ये हाफ हो जाएगा ना, दोनों पावर सेम ही है, 1 किलो वाट टाइम्स 1 किलो वाट डिवाइड बाय 2 किलो, सही है। तो ये आपका हाफ ही आएगा, हाफ किलो वाट, 0.5 किलो वाट, सही है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा वो इन्होंने डिफरेंट बनाया है। यहाँ पे इन्होंने इस तरह किया है कि 2 हीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और उसके साथ फिर एक सीरीज में कनेक्टेड है, सही है। तो बस यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि इन दोनों से आपके पास क्या आंसर आएगा, वो आपका 0.5 नहीं 0.5 नहीं आएगा, वो 2 किलो वाट आ जाएगा, बिकॉज दिस इज इन पैरेलल। मतलब 2.5 होगी इसमें टोटल पावर। या 2.5 इसमें आपका आ गया टोटल।
ठीक होगा सर। अच्छा, आप साथ में ये लिख लिया करो कि हमारे पास जो पावर होता है वो पैरेलल में ऐड होंगे और सीरीज में वो हमारे पास डिवाइड होते हैं, सी पावर्स। वो आप थोड़ा सा वो स्टेटमेंट दीजिएगा ताकि टीचर को समझ आ जाए कि आप ये क्या सी। ठीक होगा सर। A battery of electromotive force 8 volt and internal resistance इतना is connected to a resistance X and a wire Y. Okay. As shown if the resistance X is 15 ohm. Okay. The resistance Y is RY. The current in the battery is 2.5 ampere. Calculate the thermal energy dissipated in the battery at the time of इतना। जब हमारे पास टाइम 5 मिनट्स होगा तो कितना थर्मल एनर्जी हमारे पास डिसिपेट होगा इन द बैटरी। तो बैटरी हमारे पास ये है, सही है, दिस इज द बैटरी। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं? हमारे पास आपने शायद गाड़ी की वो बैटरी देखी हो, उसमें हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी लगती है, सही है, वो कुछ इस तरह की बैटरी होती है। तो हमारे पास इसमें प्लेट्स होते हैं इस तरह, एक जिंक प्लेट होता है, एक कॉपर प्लेट होता है, सही है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। तो करंट पॉजिटिव से जाता है और नेगेटिव की तरफ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास इस तरह होते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ओके, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को डिलीवर कर लेते हैं, सही। तो इस यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। सो दिस इज द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे जो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हर्डस फील होंगी, ओके, या इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में जो हर्डस आएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, so these internal resistance depend on the concentration of the dilute। okay, यहाँ पे आपने कौन सा वो डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, वो डाइलेक्ट्रिक आपने यहाँ पे कौन सा यूज किया? H2SO4 यूज किया, तो उसका वो कंसंट्रेशन कितना है? ज्यादा कंसंट्रेशन है तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन दीज द वेट ऑफ दीज प्लेट्स। ओके, तो वो हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये इन्होंने, दिस इज द बैटरी। ओके, ये इनकी बैटरी है, सी। इट मीन्स के बैटरी कितना वो जनरेट कर रहे हैं? 8 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं और 2 वोल्ट वहां पे डिसिपेट हो रहा है। तो टर्मिनल पे क्या होगा? अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा? तो दिस इज द टर्मिनल। ओके, यहाँ पे आपने वोल्टेज को फाइंड करना है। सो यहाँ पे टर्मिनल्स पे वोल्टेज क्या होंगे? दैट्स विल बी 8 वोल्ट माइनस द वोल्टेज डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हमने क्या करना है? थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द, तो एनर्जी का क्या इक्वेशन होता है? एनर्जी इज पावर का एक हमारे पास इक्वेशन होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वाट पर यूनिट टाइम, सॉरी नॉट वाट, वर्क पर यूनिट टाइम। दैट पर यूनिट टाइम, या, तो वर्क को हम एनर्जी भी कहते हैं ना, वर्क इज द एनर्जी। ओके, हम अक्सर पढ़ते हैं कि वर्क इज द एनर्जी। तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट्स विल बी इक्वल टू पीटी, ये पीटी हो जाएगा, सही है। अच्छा, टाइम मेरे पास कितने है? दिस इज 5 मिनट्स। सो इसको आपने 60 टाइम्स 60 कर लो। सो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड्स में आ जाएगा। आपने ऐसा यूनिट यूज करने। पावर मैंने फाइंड करने, तो मुझे बैटरी में पावर के लिए मुझे क्या यहाँ पे करंट कितना है? 2.5 एम्पियर, सही है। तो पावर कितना डिसिपेट हो रहा है? तो यहाँ पे पावर आपका कितना डिसिपेट हो रही है? इंटरनल रेजिस्टेंस में आपका पावर कितना डिसिपेट हो रहा है? सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो I आपका 2.5 स्क्वायर हो जाएगा और R आपका आ जाएगा 2 ओम। सो इससे आपका पावर लॉस, यानी इतना पावर आपका यहाँ पे लॉस हो गया बैटरी के अंदर। ओके, 5 मिनट्स में इतना पावर लॉस होगा। ओके, यहाँ पे आप 300 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। So you will get that power 2.5 square times 2, सही है। तो इससे आपका एनर्जी डिसिपेटेड इन द बैटरी इन 5 मिनट्स, यानी इतना आपका एनर्जी डिसिपेट होगी। ओके, जाओ उनमें आपने फिर हो गया। नेक्स्ट, द थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी टर्मिनल, सॉरी, हाँ, टर्मिनल वही है। यहाँ पे कितना डिसिपेट हो रहा है पावर, वो आपका आ जाएगा, सही है। या यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, तो वो आप इस फार्मूले से यूज कर सकते हो। V = I R से आप फाइंड कर सकते हो।
तो आपका आई क्या हो जाएगा 2.5, आर कितना होगा 2 होगा, तो आपका 5 वोल्ट आएगा। सही, तो 5 वोल्ट आपका यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो टर्मिनल पे आपके कितना वो वोल्टेज आएगा, दैट्स विल बी 8 माइनस 5, सो दैट्स विल बी 3 वोल्ट आपका आएगा। बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट, ओके अच्छा, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर वाई। आर वाई रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, नहीं 3 वोल्ट। सही है, इट मींस कि ये वोल्टेज आपका कितना होगा 3 वोल्ट हो गया। इट मींस कि वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम कितना होगा, दैट्स विल बी 3 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस आर वाई कितना होगा, दैट्स विल बी 3 वोल्ट। सही है, करंट आपको यहाँ पे 2.5 एम्पियर है, तो इट मींस कि करंट आपका यहाँ पे दैट्स दिस करंट इज द समेशन ऑफ दिस करंट आई एक्स करंट एंड आई वाई करंट। यहाँ पे आपने केसीएल यूज करने के ऑफ करंट ला, तो आपका 2.5 दैट्स विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सही है, अब आई एक्स मुझे फाइंड करना है, तो आई एक्स आपका क्या हो जाए, दिस रेजिस्टेंस इज 15 ओम रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 3 वोल्ट, तो आपका आई क्या हो जाएगा, V बाय आई इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। यस, सो 3 डिवाइड बाय 15 आपका हो जाएगा। सही है, तो ये आई थिंक आपका 0.2 आएगा। यस 0.2 एम्पियर आएगा। सही है, तो इट मींस कि आपका यहाँ पे कितना आई वाई कितना हो जाएगा, 2.5 माइनस 0.2, सो ये आपका आई वाई आ जाएगा। सही है, जी सर ठीक हो गया। अच्छा तो ये आपका 2.3 आ जाएगा, 2.3 एम्पियर, ये आपका आई वाई आ जाएगा। सही है, अब वोल्टेज अक्रॉस आर वाई कितना होगा, दैट इज 3 वोल्ट, क्योंकि आपका पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो यहाँ पे आप आर वाई को फाइंड कर सकते हो। करंट आपके पास कितना है, दैट इज 2.3 वोल्ट। सो इससे आप आर वाई फाइंड कर सकते हो। सही, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए न्यू वायर Z हैज द सेम लेंथ बट लेस रेजिस्टेंस देन वायर Y। सही है, स्टेट टू पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन Z एंड वायर Y दैट्स वुड सेपरेटली कॉज वायर Z टू हैव लेस रेजिस्टेंस देन और Y। अच्छा हमारे पास है जी, हायर अमाउंट ऑफ करंट लिख सकते हैं डिफरेंस। या एक्चुअली यहाँ पे आपका इस तरह हो जाएगा ना कि इसका लेंथ सेम लेंथ है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था, रो एल डिवाइड बाई ए। सही है, तो लेंथ तो सेम है। सही है, बट लेस रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इट मींस के एरिया ऑफ दिस वायर इज हाई, यहाँ पे आपका एरिया ज्यादा होगा। सही है, ये वायर आपका मोटा होगा। सही है, जी सर बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे थे, तो मैं कह रहा था इसके ऊपर ये रीजन नहीं हो सकती कि करंट ज्यादा हो रहा है, एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। करंट कौन सा ज्यादा हो रहा है, किस तरह, सर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये दिस इज द डायग्राम, ये अभी जो हमने करंट फाइंड किया है उसकी आप बात कर रहे हो कि वो करंट ज्यादा हो रहे हैं। जी सर, मतलब उन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस कम करेंगे तो उसके से इफेक्ट क्या आएगा, तो उससे करंट ज्यादा नहीं हो जाएगा। यस, उससे आपका इस तरह हो जाएगा ना कि अब जो करंट आपका आएगा वो आपका ज्यादा हो जाएगा। यस, वो आपका ज्यादा हो जाएगा। सही, यहाँ पे आपका करंट कम फ्लो होगा, यहाँ पे आपका करंट ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा, दूसरा डिफरेंस सर माइंड में नहीं आ रहा, आप बता दो। नहीं यही होगा ना, एरिया आपका बढ़ जाएगा, यानी साइज ऑफ दिस वायर विल, यानी एरिया इसका, ये थोड़ा सा थिक वायर होगा एज कंपेयर टू आर वाई। जी
है बिल्कुल। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, जेड वायर का रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इट मीन्स कि इसका एरिया ज़्यादा है। सही है, दिस एरिया इज दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है, ये वायर का लेंथ है और ये इसका एरिया है। सही है, तो इट मीन्स कि ये थोड़ा सा थिक होगा। ठीक होगा, सही यही है। दो डिफरेंस बस आप लिख लो। Wire Y is replaced in the circuit by wire Z. By considering the current in the battery, state and explain the effect of changing the wire on the total power produced by the battery. अच्छा, टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पावर पे करंट आपका, सर जी सर अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो पावर को भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए? हम्म, नहीं, वो करंट तो आपके यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस दीज टू विल बी, एक्चुअली करंट तो आपका यहाँ पे जो करंट होगा दैट इज 2.5 एम्पियर, दैट्स विल बी हैव एफएक्स वैल्यू। Wire Y is replaced in the circuit by wire Z. By considering the current in the battery, stand explain the effect of changing the wire and the wire total power produced by the battery. एक्चुअली यहाँ पे आपका जो ये वैल्यूज होंगे ये फिक्स होंगे। ये 2.5 एम्पियर आपका करंट फिक्स होगा। यहाँ पे पहले कितना कम एम्पियर करंट जा रहा था? 0.2 एम्पियर जा रहा था। यहाँ पे करंट हमारे पास 2.3 एम्पियर जा रहा था। सही, अब मैंने इस तरह कर लिया कि यहाँ पे और वायर वाई की जगह मैंने वायर जेड वायर यहाँ पे रिप्लेस कर लिए। सही है, तो वायर जेड का रेजिस्टेंस कम है, सो करंट विल ऑलवेज फ्लो द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। ओके, तो करंट ज्यादा आ जाएगा, सो दिस विल बिकम 0.1 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे करंट ज्यादा आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 2.4 एम्पियर आ जाएगा। सही है, सो पावर आपका क्या होगा? पावर आपका पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर प्लस पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टर, तो पावर आपका यहाँ पे करंट जो है वो कम हो गया। तो पावर आल्सो डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। ओके, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई है, क्योंकि पावर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 प्लस P2 हो जाएगा। सही, दोनों पावर यहाँ पे ऐड होंगी। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R1 हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाय R2 हो जाएगा। सही है, तो R1 यहाँ पे मेरे पास अब डिक्रीज हो गया है। यस, आपका पहले हमारा ये तो हमारे पास फिक्स है। लेट्स से R1 आपका 15 है, पहले भी 15 था, अब भी 15 है। वोल्टेज हमारे पास फिक्स है, पहले भी वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट था, अभी भी रिप्लेसमेंट के बाद भी हमारे पास वोल्टेज जो है वो 3 वोल्ट है। यहाँ पे भी वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को, ये पहले ज्यादा था वाई के केस में, अब ये कम हो गया, तो ये डिनोमिनेटर जब कम होगा तो ये आपका ज्यादा आएगा, तो आपका पावर ज्यादा डिसिपेट होगा यहाँ पे। तो इसी तरह आपने थोड़ा सा क्रिटिकली वो एनालिसिस करना है सर्किट का। सही है, सही, ये इक्वेशंस भी आपने लिखने हैं ताकि टीचर को थोड़ा सा वो समझ आएगी, या यानी आपने जो भी स्टेटमेंट देनी है वो प्रूफ के साथ थोड़ा सा वो आपने देने से। अच्छा, इसमें इस तरह कर लेते हैं कि एक वो उसका पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा वो कर लेते हैं। जी सर, पोटेंशियोमीटर करके बस खत्म करते हैं, फिर बस होगी, अब सोता हूँ। ओके, अच्छा, हमारे पास है पोटेंशियोमीटर। एक्चुअली हमारे पास दिस इज सच ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियोमीटर, सो पोटेंशियल मींस कि आपका ये क्या करते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं। सही है, तो अब आपके जहन में ये बात भी आएगा कि सर हमारे पास तो वोल्ट मीटर भी होता है, तो पोटेंशियोमीटर कहाँ से आ गया? हम तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। सही है, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर जो है ये आपको बहुत एक्यूरेट वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। सही है, वोल्ट मीटर में फिर भी थोड़ा सा वो एक्यूरेसी का वो इतना एक्यूरेट नहीं है एज कम्पेयर टू पोटेंशियोमीटर।
लेकिन अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये हम यूज़ क्यों नहीं करते अगर ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। तो इसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये है कि ये हमारे पास साइज़ का इसका वो हो जाते हैं, सही इशू कि हम इस तरह तो वो नहीं कर सकते हैं इतने बड़े पोटेंशियोमीटर को, तो हम अब सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर तो एक छोटा सा होता है, सही। तो उसको अपने साथ ले जाने में भी इतना टाइम भी नहीं लगता एज कम्पेयर टू दिस होल पोटेंशियोमीटर बॉक्स। ओके, ये बड़ा सा बॉक्स होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर आपने वोल्टेज को मैयर करना है, सही है, तो वो आपने सारे फार्मूले यूज़ करने हैं। तो ये यहाँ से वैल्यूज को फाइंड करना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ से वोल्टेज को फाइंड करना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में इतना वो नहीं होता, तो आपको सिंपल बस सीधा वो विद इन सेकेंड आपको वो वोल्टेज की वैल्यू दे देते हैं, सही है। अच्छा, बिल्कुल सर। यहाँ पे इस तरह है ना कि हमारे पास अगर दिस इज द स्लाइडिंग कंटेक्ट, ओके, ये हमारे पास स्लाइडिंग कंटेक्ट है, सही है। बिल्कुल आप इस तरह कह लो कि इसको भूल जाओ, सही है, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ इज एल, सही है। एल के क्रॉस कितना वोल्टेज है, दैट इज वी वोल्ट, यानी ये वोल्टेज जितना भी होगा वो इसके लेंथ के क्रॉस होगा, सही है, एक्स वाई के क्रॉस होगा। इसको लेट से मैं इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका 800 ओम रेजिस्टर वायर हो गया। ओके, दिस इज द रेजिस्टर वायर 8 वोल्ट, सही है। सो 8 वोल्ट के लिए कितना लेंथ है, एल लेंथ है, सही है। 8 यानी जो वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज दैट इज इक्वल टू एल। ओके, अब यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं, इसको वोल्टेज डिवाइड बाय एल हो जाएगा, यानी यूनिटी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय एल। अब अगर मैं इस तरह कर लूँ कि एक स्लाइडिंग कंटेक्ट ले आऊँ, सही है, और स्लाइडिंग कंटेक्ट में इस तरह कर लूँ कि वो यहाँ पे इस तरह रख लूँ, सही है, एट कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, सही है। तो यहाँ पे आप x मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे आप x मल्टीप्लाई कर लो, सो योर x विल बी इक्वल टू v डिवाइड बाय l इनटू x आ जाएगा। सो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू, लेट्स से दिस इज पॉइंट A एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट B। तो VAC क्या होगा, VAC आपका आ जाएगा, यानी अननोन वोल्टेज आपका क्या होगा, VAC, दिस विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाय L इनटू x आ जाएगा। सही है, या आप इस तरह कर लो कि इसको बस सिंपल वो आप वो याद कर लो थोड़ा सा, यानी ये वोल्टेज VAC डिवाइड बाय x हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज V डिवाइड बाय टोटल लेंथ। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में हम एक फार्मूला यूज करते हैं, वो बस आप इसको याद कर लो, सही है। जी सर, ठीक होगा। अभी के लिए फिर क्लास में हम इसको थोड़ा वो ये सब कुछ बाद में हम कर लेंगे सर। जी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इन्होंने मुझे रेजिस्टेंस दिए, सो ये कनेक्टेड बैटरी ऑफ EMF 9.6। ओके, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस पोटेंशियल इतना रेजिस्टर और इतना इज कनेक्टेड विद स्लाइड एंड स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R when the sliding contact is positioned at x। अच्छा, यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, या यहाँ पे आपका वोल्टेज 0 होगा, सही है। रीजन का पता है कि नहीं? जी जी सर, वो यहाँ पे वो स्लाइडर यहाँ पे आ गया तो 0 वोल्टेज को वो करें, क्योंकि आपका वो इस तरह होगा ना कि इस तरह आएगा करंट, इस तरह आएगा और इस तरह फिर जाएगा, सही है। तो लेकिन अगर यहाँ पे होगा एट पोजीशन y, या पोजीशन y पे होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका 9.6 वोल्ट आएगा। क्यों 9.6 वोल्ट आएगा, पोजीशन y कर लो या इस तरह कर लो, इसको यहाँ पे ले आओ, आपको आप फिर सही समझ आएगा। इसको आप इस तरह कर लो, यहाँ से यहाँ पे ले आओ, सही, क्योंकि एक ही बात है। तो यहाँ पे भी 9.6 वोल्ट है
इसके क्रॉस 800 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, और यहाँ पे भी आपका 9.6 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में मेरे पास वोल्टेज सेम होता है। बिल्कुल सही सही। अच्छा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस स्लाइडर को आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, एक ही वैल्यू आपको मिलेगा। सही है, जी सर। ये मैंने इसलिए यहाँ पे किया था कि आपको समझ आए पैरेलल में। सही है। Calculate a potential difference across resistance or when the starting current is position halfway between x and y। अगर मिड में आ जाए तो फिर आप वो कितना होगा, मुझे क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मिड में आ जाए तो फिर क्या होगा, सर फिर वोल्टेज निकालने, फिर हमने दोनों को इसे पहले दोनों को पैरेलल में लेंगे और ऐड करेंगे, मतलब 400 पैरेलल में आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होता है ना कि आपका लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। सही है, तो ये लेंथ जितना इंक्रीज करोगे आप तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन अगर इसको आप हाफ कर लो, स्प्लिट कर लो, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी हाफ हो जाएगी। यानी लेंथ को आप हाफ कर लो, एल डिवाइड बाई 2 कर लो, तो ये भी आपका एल आर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। सही है, जी सर बिल्कुल सही। तो ये आपका 400 यहाँ पे आ जाएगा और 400 आपका यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। सही है, तो अब क्या होगा, यहां से करंट आएगा इस तरह। सही है, तो कुछ करंट इसमें फ्लो होगा और थोड़ा सा करंट आपका यहाँ पे फ्लो होगा इस तरह। सही है, टोटल करंट आपका फिर यहाँ पे इस तरह जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा और वहां से भी आएगा, यानी ये सर्किट आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये दो रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपका 200 आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जब सेम होती है तो ये हाफ हो जाता है, और ये आपका 400 ओम आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या होगा, करंट दोनों में सेम होंगे, दिस इज 9.6 वोल्ट। सही है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, आर टोटल रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, तो आपका आई क्या हो जाएगा, दैट विल बी 9.6 डिवाइड बाई आर टोटल, बोथ आर इन सीरीज, तो 4 + 2 600 हो जाएंगे। सो इससे आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि ये वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट कितना जा रहा है वो आपका यहाँ से आ जाएगा 9.6 डिवाइड बाई 600, और R कितना है 200, इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, सो वो मुझे वोल्टेज आ जाएगा वहाँ पे। जी सर बिल्कुल।